हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नियत वेग से गति, जिसको बोला जाता है एक समान गति। इंग्लिश में इसे बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो, सबसे पहले होता क्या है, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है और एक्सीलरेशन क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे नियत वेग से गति। इसमें हम तीन टाइप की गति पढ़ेंगे, एक तो नियत वेग से गति, फिर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गति अर्थात नियत त्वरण से गति, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे परिवर्ती त्वरण से गति। तो तीन टाइप के मोशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियत वेग। तो यहाँ पे सारा का सारा यहीं पे छुपा हुआ है नियत वेग, अर्थात वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जो कि क्या रहेगी, बिल्कुल अगर 5 है तो वो 5 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो नियत वेग से गति के लिए एक फॉर्मूला होता है, तय की गई दूरी इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम मतलब चाल और ये समय। ठीक है, तय की गई दूरी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास फॉर्मूला। जब यूनिफॉर्म मोशन हो रही है हमारे पास, तो उस केस में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अर्थात जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखो, अब एक सवाल है, सबसे पहले इसका यूज करना सीखते हैं। ये आया कहाँ से, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले एक सवाल देखते हैं। ये मेरे पास A है और ये B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 400 मीटर। ओके, और इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका है 30 मीटर पर सेकेंड। सवाल यह है कि कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे, कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे। ठीक है, t बराबर 0 पे ही ये अपनी मोशन स्टार्ट करता है और t बराबर 0 पे ही ये अपनी मोशन स्टार्ट करता है। तो अब आपको बताना है कि कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे। तो एक बार खुद ट्राई कीजिएगा मोबाइल की स्क्रीन को रोक के, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। मान लो कि ये आपके पास कोई गार्डन है, ये आपका फ्रेंड है A और ये आप खुद हो, ठीक है, B। अब हो क्या रहा है इनके बीच में कि इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम किसी गार्डन में मिलेंगे। ठीक है, तो देखो, ये जब अपनी घड़ी में समय देखता है, जब यहाँ से रवाना होता है, इसका घर यहाँ से 100 मीटर डिस्टेंस पे है और इसका घर यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस पे ही है। ठीक है, जब ये अपनी घड़ी समय देखता है, जब ये यहाँ से रवाना होता है यहाँ के लिए, तो इसकी घड़ी में 4 बज रहे थे सुबह के और इसकी घड़ी में भी सुबह के 4 बज रहे थे। ठीक है, तो दोनों का टाइम जाने का यहाँ पे सेम है। ओके, अब दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। जब भाई दोनों मिलेंगे तो दोनों की घड़ी में समय तो सेम ही होगा। ठीक है, मान लो कि ये यहाँ पे 6 बजे मिल गए। ठीक है, तो दोनों को कितना समय लगा, दोनों को बराबर समय लगा। तो ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि इसका घर यहाँ से कितनी दूर पे है और इसका अगर यहाँ से कितनी दूरी पे, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। हो सकता है इसका वेलोसिटी बहुत ही कम हो, बिल्कुल पैदल मरे मरे जा रहा हो सकता है कि इसका स्पीड बहुत कम हो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों समय पे मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका स्पीड तो ज़्यादा ही होगा, इतना हम अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं सिखा रहा हूँ वो ये है कि दोनों का मिलने का समय सेम होगा। ठीक है, अगर दोनों का स्टार्टिंग समय सेम है तो दोनों का जब यहाँ पे मिलेंगे ये दोनों, तो दोनों का जितना समय इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। ठीक है, तो मान लो कि अब दोनों को मिला देता है। ठीक है, दोनों को मिला देते हैं यहाँ पे, मान लो कि ये दोनों मिल गए यहाँ पे। ओके, ये दोनों यहाँ पे मिल गए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको यहाँ से यहाँ आने में जितना समय लगेगा वह समय मैं t बोल देता हूँ। इसको यहाँ से यहाँ आने में समय लगेगा वो भी t होगा। क्यों कि जितना समय इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा।
सही बात है। अगर आपको ये समझ में आया है तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग समय सेम है। किसी समय टी पे ये मान लो मिलते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको यहाँ से आने में समय में टी लगा, तो इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा समय भी टी होगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। मान लो कि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो ये कितनी होगी? 400 माइनस एक्स होगी। ये कितनी होगी? 400 माइनस एक्स होगी। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, मैं एक के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं। तय की गई दूरी बराबर चाल इंटू समय। इसके बाद दूरी कितनी है? x। मैं एक ही बात कर रहा हूं। ये स्पीड कितनी है इसकी? 10। समय कितना है? t। इसने कितनी ट्रेवल डिस्टेंस की है? 400 माइनस एक्स। इसकी स्पीड कितनी है? 30 इंटू टी। ओके, इतना मेरे पास हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, तो ये तो 400 हो गया, ये 40t हो गया। आगे इसको सॉल्व कर लेना। टी का वैल्यू यहाँ पे 10 सेकेंड आएगा, तो 10 सेकेंड बाद ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, अब बोल सके एक्स पूछ ले अपने पास कि कितनी डिस्टेंस पे होगा ए से, तो ये टी का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करना, एक्स आपके पास आ जाएगा, तो सवाल खत्म। आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर, बेसिक प्रॉब्लम। तो देखो प्रॉब्लम लिखो। ये कोई गाड़ी है मेरे पास, ठीक है, और इस गाड़ी की जो लेंथ है वो है 12 मीटर, और इसकी स्पीड जो है 8 मीटर पर सेकेंड। अब नीचे एक गाड़ी और है जो इसके बराबर में ही चल रही है। ठीक है, इस गाड़ी की लेंथ है मेरे पास 10 मीटर, और इसका वेलोसिटी, इसको b बोल देता हूँ, इसको a बोल देता हूँ। इसकी स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो b है वो a को ओवरटेक करता है, तो मैं सवाल ये पूछा हूँ कि कितनी देर बाद b a को पूरी तरह से ओवरटेक कर देगा। ओवरटेक कर देगा। ओके, तो एक बार खुद ट्राई कीजिएगा इसको। तो शुरू करता है। अब बी ए को ओवरटेक कर देगा, तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी मोशन को किस तरह से देखें। सबसे पहला सवाल तो यही है दिमाग में कि इसकी मोशन को कैसे कंसीडर करें। तो देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमें कोई बड़ा ऑब्जेक्ट दिया हो, देखो जब भी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, जब भी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट दिया हो हमें, तुम उस पॉइंट की मोशन को कंसीडर करने के लिए, मतलब उस ऑब्जेक्ट की मोशन को कंसीडर करने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट पे एक छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं, फिर उस पॉइंट की मोशन को हम कंसीडर करते हैं और मानते हैं कि जैसे वही पॉइंट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो जब भी हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट की मोशन को कंसीडर करते हैं तो उसके ऊपर एक पॉइंट बना लेते हैं, फिर हम उस पॉइंट की मोशन को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पे, और इसके लिए यहाँ पे बना लेता हूँ एक पॉइंट। ठीक है, इतना चला। अब B को A से ओवरटेक करा दो। पहले तो मैं जब B को A से ओवरटेक कराता हूँ तो कुछ इस तरह से होगा,
ये तो यहाँ पे, और यहाँ पे जब मैं इसको ओवरटेक कराऊंगा तो ये मेरे पास ओवरटेक की कंडीशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस इसकी 12 है और इसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी है 10। ये वाली डिस्टेंस इसकी 10 है, ये वाली इसकी डिस्टेंस कितनी है 12। ओके, इसका स्पीड ऐड दे रखा है मुझे। ये जो पॉइंट कंसीडर किया था मैंने वो यहाँ पे है और इसके लिए जो पॉइंट कंसीडर किया था वो मेरे पास यहाँ पे है। मैंने बोला था कि जब भी किसी बड़े ऑब्जेक्ट की मोशन को देखते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट पे एक पॉइंट बना लेते हैं और फिर हम उस पॉइंट की मोशन को देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम। अब मुझे इस पॉइंट की मोशन को देखना है, तो सबसे पहले इस पॉइंट के लिए देखो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक लाइन। ठीक है, ओके, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये है। इन दोनों में मैं बोल सकता हूँ कि ये तो कॉमन डिस्टेंस है दोनों के लिए, जो कि हमें सवाल में गिवन नहीं है। इसको मैं x बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ x बोल देता हूँ। ओके, ये भी x होगी। अब देखो 14 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है, ये तो 12 हो गया, इसके लिए 10 तो ये पहले से है। अब देखो मुझे पहले इस a वाले पॉइंट की मोशन को कंसीडर करना है। जब मैं इस a वाले पॉइंट की मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ तो उस केस में आप देखो मेरे पास, देखो a का डिस्प्लेसमेंट देखो पहले तो एक a ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो देखो, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस देखो। फॉर्मूला यही है कि यूनिफॉर्म मोशन है दोनों की। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है, दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तय की गई दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो देखो इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है x तो ये और 12 ये, तो x प्लस 12 इक्वल टू 8 इंटू टी। समय तो दोनों का बराबर लगेगा कि t बराबर 0 से यही इसने मोशन स्टार्ट करी और t बराबर 0 से इसने मोशन स्टार्ट करी और किसी समय t पे इसने इसको ओवरटेक कर दिया पूरी तरह से। तो समय तो सेम है भाई। मान लो दो गाड़ियां हैं एक दूसरे से पीछे थी जस्ट, और उस समय जब पीछे थी तो समय हो रहा था 4 बज रहे थे। जब इसने इसको पहचाना तो उस समय घड़ी में 6 बज रहे थे। तो दोनों का समय तो सेम है। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करा कि कौन सी गाड़ी कितनी बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है। वैसे स्पीड पे बात करते हैं तो क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो क्लियर है कि ये इसको ओवरटेक कर ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो x प्लस 12, जब भी किसी बड़े ऑब्जेक्ट की मोशन को देखते हैं तो एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो मैंने इस पॉइंट की मोशन को देखा, इस पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी x और ये 12, इसके स्पीड इनटू टाइम। अब मैं बात करूँ b वाले के लिए, तो देखो इसकी ये तो हो गया 12 और ये हो गया वापस से 12 और ये 10, तो 12 12 24, 24 और 10 कितने 34 और 34 प्लस x इक्वल टू 14 इंटू टी। समय यहाँ पे दोनों का सेम है। दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है मेरे पास यहाँ पे x और t। ठीक है, और दो इक्वेशन है, तो मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ आराम से। अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, घटाओगे तो आपके पास आएगा यहाँ से 34 माइनस 12 और इधर आएगा आपके पास 60। डिवाइड कर देना तो आपके पास t का वैल्यू आ जाएगा। तो सवाल में जो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए था हमारे पास ये था, एक तो कि किसी बड़े ऑब्जेक्ट की मोशन को कैसे कंसीडर करता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास सीखने के लिए ये समय वाला, कि जितने समय में ये यहाँ से यहाँ जाएगा भाई उतनी समय में ये भी तो वहाँ से वहाँ जाएगा। ठीक है, तो मिटाता हूँ इसको, एक बार लिख लीजिएगा, स्क्रीन को रोक दीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट किस तरह से है, सोचा कैसे जाता है वो सिखा रहा हूँ, ना कि आपको ये सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में इस तरह के सवाल आएंगे। सोचना आपको खुद को ही है। एक ही तरीका है चैप्टर को आने का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा सवाल लगाओगे उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। विदाउट सवालों के कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप 10 लेक्चर देखो चाहे 20 लेक्चर देखो, कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस खुद को ही करनी पड़ेगी। अब अगली मोशन है, इसमें नियत त्वरण से गति। त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं,
ठीक है, नियत कांस्टेंट होता ही है, तो नियत त्वरण से गति। अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे बोला है ये चीज कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। यहाँ पे एक समान गति में तो ए तो क्या होता था, जीरो होता था, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए मेरे पास ए चाहिए, और ए इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज होने की रेट क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो सबको पता है और सब जानते हैं इनके बारे में, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सबको पता होती है। ठीक है, लेकिन जो सबको नहीं पता होता वो मैं आपको बता रहा हूँ भी यहाँ पे। देखो, पहले तो ये जान लो कि v क्या है, अंतिम वेग, जिसको अंग्रेजी वाले बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इंग्लिश आना आपको बहुत ज़रूरी है, जो इनकी टर्मिनोलॉजी है। यू के क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, तो प्रारंभिक वेग मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, और ए यहाँ पे त्वरण है, जो कि क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ध्यान रखना, जो ये गति की समीकरण है जो न्यूटन साहब ने दी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये तभी वैलिड होगी जब आपके पास ए कांस्टेंट हो। अगर आपका ए चेंज हो रहा है तो मैंने जो गति की समीकरण बताई है वो वैलिड नहीं होगी। तो ये तभी वैलिड है जब आपके पास ए कांस्टेंट हो। ठीक है, और मैं बात करता हूँ एस, यहाँ पे क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। कुछ लोग दूरी समझ लेते हैं, तो वो वाली गलती मत करना, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, टी समय होता ही है, जिस समय पे हमें कुछ पूछा है वो ए बता ही दिया मैंने, वी यू और ए के बारे में बात कर दी। अब देखो यहाँ पे v एक तो आ रही है, एक u आ रहा है हमारे पास, एक a आ रहा है और एक s आ रहा है। ये चार चीजें हमारे पास आ रही है। यहाँ पे समय तो अदिश राशि है, इतना मुझे पता है। ठीक है, अब देखो v u a और s, ये सारे की सारी क्या है, सदिश राशियां है। ये सारी की सारी क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, अब जब भी सवालों में जब इनको आप फॉर्मूले लगाओ तो एक चीज जरूर डिसाइड कर लेना कि ये सदिश राशि है, तो डायरेक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए सवाल को आपको पहले डायरेक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो और कौन सी डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तीनों की तीनों एक सदिश राशियां होती है। तो जब भी हम सवाल सोल्व करें तो हमें ये डिसाइड कर लेना है कि हमने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और किस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू का साइन लिखना है। ओके, ये तो हमारा काम हो गया डायरेक्शन देखने का। दूसरा चीज कि अप्लाई कब करना है, जब आपके पास सवाल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ही इनको अप्लाई करना है। तीसरी चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि इनका डेरिवेशन चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि डेरिवेशन तो कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर डेरिवेशन चाहते हो तो आपको जैसे लेक्चर खत्म होगा वहां पे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इनके डेरिवेशन क्या होता है। कुछ ग्राफिकल मेथड होता है, कुछ वर्क पावर जो थ्योरी होती है, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, वहां से भी आती है, और कुछ इंटीग्रेशन से भी आता है। एक नमूना दिखा देता हूँ आपको इंटीग्रेशन का। ए इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी, मैं इसको इधर लाता हूँ, ए डी टी इजिकल टू डी वी। अगर मेरे पास ए कॉन्सेंट है तो दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, ए बाहर आ जाता है, ये डी टी का टी हो जाएगा। किसी टी बराबर 0 की बात कर रहा हूँ, किसी से मैं टी पे इनिशियल वेलोसिटी में वी यू मान लेता हूँ और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वी। टी बराबर 0 पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u और e, तो यहाँ से dv का v तो v माइनस यू, तो v इक्वल टू हो गया यहाँ से u प्लस ए टी। तो यहाँ से बहुत सारी इक्वेशन आएगी। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम से भी आती है, कुछ ग्राफिकल मेथड भी होते हैं इनको इन इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमें जो डिस्कस करना है इनके बारे में कि अप्लाई कब करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें ये जरूर है, डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना है, डायरेक्टली फॉर्मूले नहीं छेपने हैं जो वैल्यू दिया उसमें, और ये भी देखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। आगे बढ़ते हैं अब, तो देख लेते हैं किन किन लोगों ने इनको समझा। सवाल लिखो, आपके पास दे रखा है a इक्वल टू 40
ठीक है। t बराबर 0 पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी है 0। t बराबर 3 सेकंड पर कण का वेग बताना है आपको। तो एक बार मोबाइल स्क्रीन को रोक दीजिएगा और खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद वापस देखिए इधर। तो देखो मैं लिखता हूँ v इजिकल टू यू प्लस ए टी, आराम से देखना। फाइनल वेलोसिटी की बात करो t बराबर 3 सेकंड पे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन मुझे 4, t बराबर 3 सेकंड पे तो यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ और a हो गया, ये 3 हो गया, तो v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। सही है, ये गलत है। जिन लोगों ने भी ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया है वो लोग गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि जब जब समय यहाँ पे 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, t बराबर 1 सेकेंड में यहाँ पे एक्सेलरेशन 4 होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो त्वरण है वह कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, a को क्या लिखूंगा, dv/dt, और ये हो गया 40। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ।